हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो? तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स एक जो बुक है ना, उसका इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बार बार कमेंट करें सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, तो आपके लिए तो हमेशा मैं लाता रहता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको कैसे कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है ये भी आप ट्रिक सीख जाओगे। ओके, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। तो चलिए शुरू करते, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें इकोनॉमिक्स का इंपोर्टेंट छाट कर क्वेश्चन लाया हूँ, यानी कि चुन कर क्वेश्चन लाया आपके लिए। समझो एज ए गेस क्वेश्चन है। एंड गेस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से समझते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझो, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन तो यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला सवाल हमारा, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था? पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक अर्थव्यवस्था वह संगठन है, एक व्यवस्था है, एक संगठन है, एक व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। आप दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट इसका दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है, उसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जोड़ दिया किसी देश या समाज के जो है ना सभी अनेक प्रकार के सदस्य हो गया, हमारे देश हो गए या समाज हो गया, वहां पे जितने सारे लोग हैं सब जो है क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है, पैसा कमाने वाला काम करता है। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई मजदूरी कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, वो सभी न सभी किसी न किसी सबका मोटिव वही है कि पैसा कमाना है। तो एक अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा है, बोल सकते हैं एक ढांचा है, एक संगठन है जिसके अंतर्गत किसी भी समाज के सभी व्यक्ति जो है वो पैसा कमाने वाला काम करता है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। अर्थव्यवस्था से मतलब है उन सभी अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है? खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैंने बता दिया आपको। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मतलब जितने सारे काम होता है ना, वो सब काम किस लिए होता है? आर्थिक क्रियाओं वाला काम होता है, पैसा कमाने वाला काम होता है। चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, है ना, चाहे कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे दुकान हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खेत हो, ये कहीं ना कहीं सब लोग का मतलब वही मोटिव रहता है कि हमको पैसा कमाना है। ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्थिक क्रिया के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप काम आर्थिक क्रिया के लिए कर रहे हो तो वो आपका काम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप बातों को जानिए और बात को बनाना तो आपको आता ही है ना। कोई बात तो आपसे बनाना सीखे, आराम से लिखिए। लेकिन हाँ, बात कब बनाना सीखिएगा? जब आप पॉइंट को जानेंगे तब। आप इसमें पॉइंट जानिए। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ढांचा है। अब देखिए आर्थिक क्रिया, यहाँ पे इंपोर्टेंट है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया आपको लिखना बहुत जरूरी है। आर्थिक क्रिया वाला काम करता है, संचालन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आर्थिक क्रिया जैसा काम करता है, जैसे बोल सकते हैं खेत, दुकान, कारखाना वगैरह, इसमें जो काम करते हैं पैसा के लिए ही करते हैं, यानी कि रोजगार प्रदान के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बातों को समझिए। इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रहा था कि कुछ मेरा इंप्रेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ समझाने का तरीका हो, तो आप पे थोड़ा असर पड़े और आपके माइंड में थोड़ा सा खिले। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपने पढ़ा अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का होता है, एक पूंजीवादी, समाजवादी, एक मिश्रित। मतलब बांटा जाए तो बनावट के हिसाब से तीन प्रकार का। तो पूंजीवादी में क्या होता है भाई साहब? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें, स्वरूप मतलब रूप, शकल, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। पूंजीवादी मतलब हो गया, देखिए, कैपिटलिस्ट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी सामान का निर्माण हो रहा, उसका मालिक, स्वामित्व मतलब मालिक, उसका जो मालिक होगा, स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होगा, है ना। उसका जो स्वामित्व होगा कोई निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट आदमी होगा, वो मालिक होगा। इसका उपयोग भी अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था देखिए, है ना। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक ऐसा मालिक, कोई बड़ा सा, मैंने मॉल खोल दिया, ठीक है, मैंने मॉल खोल दिया, तो मॉल ये क्या है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि मॉल किस लिए खोले? पैसा कमाने के लिए। तो हमारे पे डिपेंड करता है, अगर मेरा मॉल है तो मेरे पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कपड़ा का रेट क्या रहेगा, या मॉल है तो मॉल में सामान का दाम कैसा रहेगा। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पे कोई एक क्या बोलते हैं, निजी व्यक्ति, मतलब कोई निजी समझ, प्राइवेट व्यक्ति जो इसका मालिक होता है, स्वामित्व मतलब वही होता है, मालिक होता है। ठीक है ना। और ये अक्सर जो है
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है वो अपने लाभ कमाने के लिए ज्यादा करके करते हैं। लेकिन एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो जिसका मालिक कौन होता है? सरकार होता है ना, पब्लिक सेक्टर, सरकार उसका मालिक होता है। और सरकार जो है लोगों को भलाई के लिए काम करता है, ना कि पैसा कमाने के लिए, लोगों को भलाई करने के लिए काम करता है। और एक होता है मिश्रित, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिला होता है, मिश्रित, जैसे हमारा भारत हो गया। तो यहाँ पे समाजवादी का देखिए एग्जाम्पल, पूंजीवादी का एग्जाम्पल है अमेरिका। तो अमेरिका के जो अर्थव्यवस्था है ना बाबू, वो क्या है? पूंजीवादी। वहां पे प्राइवेट कंपनी ज्यादा चलती है, सरकारी बहुत कम, नहीं के बराबर है, वहां पे है ही नहीं सरकारी, मतलब पूंजीवादी है सारा कुछ। जैसे हमारे भारत में देख रहे रेलवे सरकारी, तो उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, निजीकरण कर रहा, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना। तो ये निजीकरण की ओर जो है हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, प्रति व्यक्ति आय के मतलब क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का मतलब? ये देखिए, जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये देखो, यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा है। जब किसी देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कुल आय, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? कुल आय। तो जब किसी देश की कुल आय में जनसंख्या से भाग देंगे, देश का मान लीजिए पूरा देश का एक साल में, है ना, अच्छा एक साल है आपने, एक वर्ष लीजिए, जब किसी देश के एक वर्ष में कुल आय होता है, मानते 4 करोड़ इनकम होता है पूरा देश में, और कितना करोड़ आबादी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उससे निकलता है क्या? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। यही फॉर्मूला है, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। मतलब देश का जितना आय है और जितना आबादी है उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो निकलेगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकलेगा, है ना, पर कैपिटा इनकम निकलेगा। आय से क्या समझते हैं? देखिए, आय सिंपल सी बात है, इनकम। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे जो मेहताना मिलता है, जो मेहनत का फल, मेहनत मिलता है, जो मेहताना मतलब जो काम किया, मजदूरी मिलता है, मजदूरी समझो। जब कोई आदमी चाहे शारीरिक बॉडी से चाहे मेंटली से कोई काम करता है, अब उस काम के बदले क्या मिलता है? उसको पैसा मिलता है, उसको मजदूरी मिलता है। उसी मजदूरी को क्या बोलते हैं? आय कहते हैं। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं किसी बच्चों को, तो बच्चे मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं अपना फिजिकली भी यूज कर रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना, और दिमाग भी चला रहा हूँ, तो ये फिजिकली मेंटली दोनों हो गया। तो कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है जिसमें दिमाग लग रहा है, चाहे फिजिकल हो रहा, यानी कि कोई भी काम कर रहा है, उसके बदले अगर पैसा मिल रहा, वो इनकम आ रहा, तो क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। और उसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आय हो गया। अगर खर्च करेंगे तो क्या होगा? खर्च कर लेंगे, पैसा को वेस्ट कर लेंगे। और बचत क्या होगा? जितना इनकम आया, 10 रुपये मैंने कमाया, 5 रुपये खर्च कर दिया, तो 5 रुपये मेरे को क्या हो रहा? बचत हो रहा। ओके, देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को कॉपी में लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, हमको गेहूं से चावल लेना है तो गेहूं देंगे, चावल लेंगे। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के माध्यम से, समझ में आ रहा ना, कोई वस्तु है, चावल के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं ले रहे हैं, गेहूं के बदले आटा ले रहे हैं, है ना, चना के बदले चावल ले रहे हैं। पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था। तो अब चाहे सेवा भी हो सकता है, चाहे वस्तु या सेवा का विनिमय किसी वस्तु या सेवा के प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय कहे। वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु लेन देन। हम कॉपी दिए, आप किताब हमको दिए, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष लेन देन हो रहा, प्रत्यक्ष लेन देन हो रहा। अब जब प्रत्यक्ष लेन देन होगा तो क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं का लेन देन होता है। और इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है। धान के बदले गेहूं ले लिया, है ना। उदाहरण के लिए जब कोई किसान गेहूं देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है, तो बोल सकते वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई किसान गेहूं दिया, कपड़ा लिया। पुराने जमाने में कैसे होता था? ऐसे होता था ना, गेहूं दिया, बैर बिकने, अभी भी गांव में देखिए आम बिकने आता है, बैर बिकने आता है और अमरूद बिकने आता है, तो क्या करता है? बोलता है कि भाई टीना लोहा है तो टीना लोहा दे दो, अमरूद ले दो, है कि नहीं? लेता है कि नहीं? टीना लोहा दे दो, अभी भी देता है। सोन पापड़ी बेचने के लिए आता है कि नहीं? तो टीना लोहा दो, उसके अनुमान से जितना होता है सोन पापड़ी आपको देता है। तो ये क्या हो रहा? वस्तु से वस्तु अभी भी चल रहा, थोड़ा थोड़ा वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो अभी भी गाँव में चलता है, प्लास्टिक वगैरह दे दो और उसके बदले पैसा ले लो,
या तो फिर प्लास्टिक दिया या तो लोहा दिया, उसके बदले आम दे दिया हमको, तो ये सब चलते रहता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, डायरेक्ट वस्तु से वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का लेन देन अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। याद हो गया। चलिए देखिए सहकारिता का मतलब क्या होता है। देखिए सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड बाई कोऑपरेटिव, कोऑपरेट बोलते हैं, कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, बोलते हैं मुझे कोऑपरेट करो यार, मैं तो अकेला हो रहा, मुझे कोऑपरेट करो, मतलब क्या, सहयोग करो। तो सिंपल सा अर्थ अगर देखा जाए तो सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, ठीक है। अब लेकिन अर्थव्यवस्था में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार है, अगर इकोनॉमिक में देखा जाए तो सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता। मतलब अब देखो सहकारिता मतलब तो होता मिलजुल कर काम करना, लेकिन इकोनॉमिक में आ जाइएगा, जब अर्थव्यवस्था में आइएगा तो पैसा वाला हेल्प करेगा, पैसा वाला काम करेगा मिलजुल कर। वही बोला जा रहा एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आदमी जो है अपने मर्जी से दोनों मिल गया, पार्टनरशिप बन गया। अब क्या करा, एक लेवल खोल लिया, एक कुछ लेवल पे काम कर रहा और क्या करा, आर्थिक हितों की वृद्धि कर रहा। जैसे दो पार्टनर मिल गया, शॉपिंग मॉल खोल लिया। अब दोनों क्यों खोला शॉपिंग मॉल, पैसा कमाने के लिए, आर्थिक वृद्धि करने के लिए। तो ये इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत दो या दो से ज्यादा आदमी खुद से आपस में, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो है स्वेच्छापूर्व मतलब अपने इच्छा के अनुसार मिलजुल कर आर्थिक क्रिया को क्या करता है, वृद्धि करता है, पैसा कमाने का काम को वृद्धि करता है, पैसा ज्यादा बढ़ाता है। तो उसको बोलेंगे इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहेंगे जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर, बात वही बोल रहा। मतलब अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो सहकारिता किसको बोलेंगे, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या बोल रहा, मिलजुल कर आर्थिक क्रिया करता है। सहकारिता मतलब हेल्प करना, तुम है ना कि दो आदमी मिलकर काम कर रहा, लेकिन पैसा के लिए अगर काम कर रहा तो क्या हो जाएगा, वो भी सहकारिता होगा लेकिन इकोनॉमिकली ढंग से, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लेना। आगे सवाल है, आपने देखिए आउटसोर्सिंग, बहुत बड़ा सवाल पूछा है, बाह्य स्रोत क्या होता है आउटसोर्सिंग। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी, समझते हैं ना बहुराष्ट्र कंपनी, जो वैसी कंपनी जो अपने देश में भी कर रहा बिजनेस और दूसरे देश में बिजनेस कर रहा, सेवा कर दे रहा, बिजनेस कर रहा। तो बोलते जब बहुराष्ट्र कंपनी या अन्य कंपनियां अपने लिए संबंधिता नियमित समय अपनी कंपनी की बजाय किसी विदेशी या बाहरी स्रोत अथवा संस्था या समूह से प्राप्त करते, यह स्थिति बाह्य स्रोत, मतलब कोई कंपनी है, बड़ी से कोई कंपनी है, उसके अंदर कुछ माल घट रहा तो दूसरी कंपनी से मंगा लिया, अपने कंपनी में शामिल कर लिया, तो बाहरी कंपनी से लाया तो बोलते हैं बाह्य स्रोत, आउटस्टैंडिंग, है ना। क्या होता है आउटसोर्सिंग, मतलब कोई सामान, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, एक बड़ी कंपनी है और उसमें कुछ ऐसा सामान घट रहा तो अपनी कंपनी की बजाय किसी विदेशी बाहरी स्रोत से मंगा रहा, ठीक है ना, अपनी कंपनी से मंगा रहा, कोई विदेशी कंपनी से जाके सामान को ला रहा, तो आउटसोर्सिंग बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए, स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं, इसका मतलब भी क्लियर हो रहा। स्वयं सहायता समूह, खुद से हेल्प करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में छोटी बचत करने वाले 15-20 व्यक्तियों का समूह, वो जो अपने सदस्यों को उनकी निजी या व्यावसायिक जरूरतों के लिए बजाय पर ऋण देता है। ये बहुत फ्रॉड भी हुआ है आजकल, पता है ना कि 10-15 को महिला मिल गया है, देखे हुए होंगे गाँव में, एक ठो आदमी रहता है और पैसा कोई उनमें से सदस्य बन गया, ठीक है ना, 15-20 बन गया, एक मेंबर बन गया उस सहकारिता का, स्वयं सहायता समूह का बन गया। अब उसमें जो है ना किसी को लोन लेना है तो 20,000 लोन ले लिया, बेटी की शादी है 20,000 लोन ले लिया। अब वो आदमी क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ उसमें पैसा भरेगा। तो एक स्वयं सहायता समूह, तो इसमें बहुत फ्रॉड भी हुआ, सुने भी होंगे कि पैसा ले लिया है ना सबसे और जमा करना रहा या तो फिर पैसा नहीं मिल रहा, बहुत शिकायत आते रहता है। तो बोलते क्या, ग्रामीण या शहरी ऐसे क्षेत्र में देखता है कि 15-20 व्यक्ति समूह बन जाता है और क्या करता है, वो अपने सदस्य में कोई काम पड़ गया, पैसा पड़ गया तो उसके लिए क्या करता है, ऋण देता है, कर्ज देता है। इसी को बोलता है स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप। यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है। अब वो समूह क्या करता है भाई, एक 15-20 समूह बन गया, अब किसी को पैसे की जरूरत पड़ता है तो बैंक से कनेक्ट रहता है, बैंक से कर्जा लिया और उसको दिया, है ना, और फिर वो जो है इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ क्या करेगा, फिल करेगा। तो एक स्वयं सहायता समूह बन गया। लेकिन आजकल थोड़ा कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा हो जाता है इसमें, लेकिन पहले ठीक चलता था। अगर ठीक से चले तो अच्छी बात है। इनकी ब्याज दर महाजन साहूकार द्वारा ले जाने वाली ब्याज से कम होता है, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होता है ना, तो वो जो इंटरेस्ट लेता है, जो महाजन और जो साहूकार जो ब्याज लेता है ना, उससे
कम होता है। तो एक मतलब देखा जाए तो एक गरीब लोग के लिए एट ए टाइम जब जरूरत पड़े पैसा के, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है माना जाएगा। फिर भी चलिए, तो ये चलता है ग्रामीण वगैरह में, ये देखने को मिलता है। ये देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो विश्व की जितने सारे अर्थव्यवस्था है, जितने सारे पैसा कमाने का काम है, उन सभी काम को क्या करना, सामंजस्य करना, मतलब तालमेल बनाना, उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। कोई भी देश, भारत भी सामान आके बेच सकता है, भारत वाला देश कहीं दूसरा देश में जब भी जाके सामान बेच सकता है, रुकावट नहीं, बॉन्ड नहीं हो सकता है, प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंतर्गत जो है होता क्या है, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या अर्थव्यवस्था का स्वरूप लेते हैं। अब ऐसा होता क्या ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश मुंबई, हमारा भारत है, मुंबई एक शहर है भारत सा। अब मुंबई एक ऐसा शहर है हमारे भारत का जहां विदेशी कंपनी का ब्रांच है। तो अगर मुंबई देखा जाए तो एक विश्व बाजार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है क्या, कि वहां पे लंदन का भी एक बड़ा सा मॉल खुला हुआ है, ब्रिटेन की भी कंपनी है, अमेरिका की भी कंपनी है, जर्मनी की भी कंपनी, अलग अलग देश की कंपनी है, अपना अपना प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक है ना। तो एक विश्व बाजार के रूप में शामिल हो रहा, बन के उभर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को बहुत कुछ मतलब इजीली मिल जाता है। हमको लंदन का कुछ लेना है, अमेरिका को कुछ ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी थे लेना है, तो क्या होता है, हेल्प हो जाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था कायम करना जिसके अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो पैसा कमाने वाला काम है वो उसमें तालमेल बना रहे, एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से जुड़े रहे, और वस्तु का इन आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आसानी से हो सके, कोई प्रतिबंधित ना हो पाए। तो इस तरह से एक बड़ा सा एक विश्व बाजार के रूप में उभर कर सामने आएगा। और ऐसे में होता देश की तरक्की भी होता है। अगर भारत में आ रहा तो भारत देश की तरक्की, क्योंकि वहां से आएगा तो यहाँ उसको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ जाएगा वहां तो उस देश को टैक्स देना पड़ेगा। तो हर देश के लिए अपना अपना देखा जाए तो बेनिफिट ही है, नुकसानदायक नहीं है। और आम पब्लिक के लिए तो खैर है ही है ना, हमको क्यों जाना पड़ेगा दूसरा देश। चलिए देखिए ये सवाल देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, सिंपल सा, ऐसी कंपनी जिनकी उत्पादक या व्यवसायिक गतिविधियां एक से अधिक देश में हो, जो उत्पादक करता है या बिजनेस करता है, जो उत्पादन करता है या बिजनेस करता है, अपने देश में करता है, अपने से दूसरे देश में भी करता है ना। जैसे देखिए ना, कोका कोला, पेप्सी, टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स आदि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हमारे भारत का टाटा है, टाटा दुनिया के 50+ देशों में भी उसकी कंपनी है, ठीक है ना। तो उस तरह से फोर्ड मोटर्स भारत में चलती है ना, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। एंड आखिरी सवाल, उपभोक्ता के कर्तव्य को बारे में बताइए। उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर। जैसे मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, ये पेन लिया तो मैं इस पेन का कंज्यूमर हो गया हूं, ठीक है ना। अब कंज्यूमर का राइट क्या है, वस्तुओं को खरीदते समय रसीद अवश्य प्राप्त करें, ये अधिकार है ना। क्या बोला, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखें। मतलब उपभोक्ता कोई अगर कंज्यूमर है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका रसीद लीजिए, है ना। वस्तुओं को खरीदने से पहले गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक आदि की जांच कर ले। ये भी जरूरी है कि कैसा है, कितना इसका कीमत है, इसका ब्रांड क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, कितना शुद्ध है, कितना मात्रा है, ये सब जान सकता है उपभोक्ता, इसका अधिकार दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं तुम कुछ मत देखो, जितना दे रहे हो उतना ले लो, ऐसा नहीं, हमको देखना पड़ेगा इसमें किसका बना हुआ है, कितना दिन चल सकता है, क्या वारंटी, क्या गारंटी, सब यहाँ पे कर सकते हैं। सूचनाओं एवं लुभाने वाले विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहे। अगर कोई सूचना, ये तो लुभाने वाला व्यक्ति है ना, 2 टी शर्ट पे 3 टी शर्ट फ्री होता है कि नहीं, मॉल वगैरह में ऐसे देखते हैं ना, 20 रुपया 1 टी शर्ट ले जाओ 5 टी शर्ट फ्री, कभी कभी ऐसा छूट देता है, बड़ा खतरनाक वाला। तो ये लुभाने वाला है, तो हमको ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। अगर आपके प्रति या शोषण हो रहा है ना, जैसे कि मतलब शोषण मतलब जैसे कि चीनी है, चीनी या तो फिर सही से चीनी नहीं मिल रहा आपको, 1 किलो जहाँ पे बटखारा नीचे तराजू के नीचे लगा दिया, छोटा सा चुंबक जैसा, मछली वगैरह अक्सर ज्यादा लोग करते हैं, पेंच मार करते हैं तराजू वाला, है कि नहीं। तो अगर ऐसा शोषण करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन इस वीडियो में काफी है। इस 11 क्वेश्चन को पहले आप, ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपको ना इसको लिख कर याद करना है। आप वीडियो से भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप आइए हमारे वेबसाइट पे, ठीक है ना। वेबसाइट में मैंने इसका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया, तो जिनको चाहिए वेबसाइट से वो aaonlinesolutionofficial.com जो है सर्च करिएगा, ठीक है ना। aaonlinesolutionofficial.com गूगल पे सर्च करेंगे
aaonlinesolutionofficial.com ऐसे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया हुआ है और मैंने इसको डाल दिया। तो जो पीडीएफ ग्रुप में जुड़ा हुआ उसको तो पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी जो नहीं जुड़ा हुआ तो आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अब नीचे आना, सबसे नीचे आ जाइए, देखिए एक ये बना हुआ, तो इसमें नहीं, अभी मैं न्यू रेडी कर रहा हूँ जो कि आपको नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे सोशल साइंस में, और सोशल साइंस में आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए एडवर्ड को काट दीजिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देखिए सोशल साइंस मॉडल पेपर वगैरह यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 4 तक डाल दिया है, और भी बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह सबका है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक का है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ सारा जो मैंने बताया ना वो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, है ना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जाके आप अपना फायदा उठा सकते हो। ओके दैट्स ऑल। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वो भी मुझे कमेंट कर बताइए, ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।